13 जून को जो जंग शुरू हुई थी, दुनिया ने देखा कि किस तरह से जंग के हालात बने। इसराइल ने जंग की शुरुआत की थी और जवाब में ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि न सिर्फ हम यह कि जवाब देंगे बल्कि हम सजा भी देंगे। जंग का दौर खत्म हो चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने दोनों से बात की है और दोनों पार्टीज सीज फायर को तैयार हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद ही इसराइल की तरफ से यह कहा जाने लगा कि हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे और इसराइल उसकी दलील यह दे रहा था कि जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने हम पर हमला किया है। और जबकि ईरान का कहना था कि हमने कोई हमला नहीं किया, यानी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। सीज फायर के बारे में बात होने से पहले ही जो हमला हुआ था वो हमने किया था। बहरहाल इस पड़ाव से आगे निकले और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि नेतन्याहू को बहुत सख्त डांट लगाई थी और बहुत बुरी तरह से डांटा था, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था जिसको दोहराना जो है वो बेहतर नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इसराइल को चाहिए कि वो अपने पायलट्स को वापस बुलाए। यानी इसराइल कहीं ना कहीं अपने फाइटर जेट्स को भेज चुका था ईरान पर हमले करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी वापस बुलाए इसराइल अपने पायलट्स को। अब उसके बाद क्या हुआ? जंगबंदी तो हो गई है। जंगबंदी जब हो गई तो उसके बाद अब बात आती है क्रेडिट लेने की, होड़, यानी किसी को यह कहना कि भाई हमें कामयाब हुए और हम कामयाब हुए। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं कि भले ही यह जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन ये जो आप शोले देख रहे हैं ना, ये शोले, ये आग के शोले अभी पूरी तरह से थमे नहीं हैं, ये दबे नहीं हैं, ये चिंगारी की शक्ल में है और ये भड़क रहे हैं। ये कब इतना ज्यादा भड़क जाएं कि फिर से एक बार फुल फ्लेज वॉर देखने को मिले, ऐसे बहुत इम्कान है, इस बात की बहुत आशंका है। चूंकि देखिए हुआ क्या, बताता हूं। एक तरफ तो इसराइल ने यह कहा, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इसराइल कजाक, उनका यह कहना था कि हमने अपनी मिलिट्री को आदेश दे दिया है कि वो ईरान में, तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां पर जाके हमले करे और जो टारगेटेड निशाने हैं उनको निशाना बनाए, हदफ को। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये ऐसा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई, इसराइल को बताते उन्होंने धमकाया और फिर अब यह बात है कि शांति हो गई, मतलब लगा ठीक अब हमले नहीं हो रहे। लेकिन जब अमेरिका ने यह कहा कि हमने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके हमारे फाइटर्स ने बहुत ही प्रिसाइसली अटैक किया है और बहुत ही कामयाबी के साथ हमने यह हमला किया और ईरान के 3 न्यूक्लियर मराकज़ इस्फहान, नतांज और फर्दो, इनको हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पोल किसने खोली? सबसे पहले तो अगर किसी ने पोल खोली तो खुद अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने, जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स का भी नाम शामिल है। उन्होंने पेंटागन की एक रिपोर्ट, लीक्ड रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया कि दरअसल जो हमला B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने किया है, उस हमले में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन यह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यह ऊपरी ऊपरी नुकसान है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया वो आपने सुना। उन्होंने खुद यूएस के ही मीडिया हाउसेस को उन्होंने एक तरह से बुरा भला कहना शुरू किया, कहा ये गंदे मीडिया है, ये गंदे लोग हैं, डर्टी मीडिया फेलोज। उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। अब मैं चाहूंगा कि आपको तीनों की तस्वीरें दिखाऊं ताकि आप देख सकें कि इनके हाव भाव कैसे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है, आपको नजर आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट है, जाहिर है भाई अमेरिका अभी इस वक्त का सबसे सुपर पावर माना जाता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या मिलिट्री माइट हो, डोनाल्ड ट्रंप। आप इन्हें देखें, ईरान के रहबरे आला यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई, और इनके बारे में कहा जाता है कि ईरानी अवाम इनकी एक एक बात को बिल्कुल इस तरह से अमल करती जैसे किसी चीज को दांत से पकड़ लिया जाए। बेशक कुछ आबादी ऐसी है जो मौजूदा रिजीम के खिलाफ होती है, वो हमेशा होता है। जो जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पे अगर फेवर में वोट पड़ते हैं तो कुछ फेवर वोट अगेंस्ट में पड़ते हैं, जो डेमोक्रेसी की पहचान है। और इन साहब को तो आप जानते ही हैं, इन्हें जो निकनेम इनका है मीडिया में जो यूज होता है वो बीबी कही जाते हैं। नेतन्याहू, बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप और ये आपके आयतुल्ला खामनेई, तो इन तीनों के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं अभी पिछले 20-22 दिनों से
पूरी दुनिया का जो चर्चा है वो इसी के आसपास घूम रही है। हालांकि जंग तो यूक्रेन और रशिया में भी चल रही है, लेकिन जितनी ज्यादा चर्चा इस जंग की हुई और जितनी ज्यादा इस जंग को लेकर के लोगों ने जो है वो सवालात उठाए, लोगों के आकांक्षा और लोगों की जो जहन में ये बात थी कि आखिर इसमें होगा क्या, ये जो जंग हो रही है इसमें कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। इस्राइल एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि कई कोर्ट से, इंटरनेशनल कोर्ट से इसके खिलाफ वारंट है। नेतन्याहू के बारे में बात कर रहे हैं, नेतन्याहू के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। आप देखिए लगभग तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, हर जगह पर फिलिस्तीन के फेवर में और इसराइल के अगेंस्ट ज्यादातर जगहों पर जो है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। और उन प्रोटेस्ट में ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके अगेंस्ट हैं, इनका गिरोह आपस में टकरा भी जाता है। तो नेतन्याहू का यह कहना है, जब यह सीज फायर हो गया था तो नेतन्याहू ने क्या कहा था, बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। और जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स बरसाए थे नतांज पर, इस्फहान पर, फर्दो पर, तो उस हमले के बाद, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर अपनी फौज की इस कारनामे को, जो उनके जुबान में कारनामा है, उसके बारे में कुछ कहते, उससे पहले ही बेंयामिन नेतन्याहू साहब जो है वो मीडिया में आ गए और उन्होंने अपना एक बयान दे दिया। उन्होंने अमेरिका को थैंक्स बोला और उन्होंने ये कहा कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है और हमने जो हमारा मकसद था उसे हासिल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही स्टेटमेंट आया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर जो बराकस थे सेंटर्स को हमने ओबलिटरेट कर दिया है। ओबलिटरेट मींस तहस नहस कर देना, मतलब हस्ती से मिटा देना, खत्म कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये, आपके जहन में सवाल होगा, क्या आपने कभी सोचा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या आपने जो स्टेटमेंट सुने हैं, जो रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी सुनी होंगी, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या अमेरिका का ही अपना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे दूसरे अखबार, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के खिल्ली उड़ाते? क्या डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को वो झूठा करार देते और इस तरह से खिल्ली उड़ाते कि डोनाल्ड ट्रंप को इसकी तकलीफ हो गई? डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया हाउसेस को डर्टी सेंटर्स बता दिया कि गंदे लोग हैं ये लोग, ये जो है हमारे जो अमेरिकन आर्मी है उसके जो पायलट्स हैं ये उनका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये उनका हौसला तोड़ रहे हैं। जबकि खबर क्या थी कि पेंटागन की एक रिपोर्ट, जो लीक रिपोर्ट है, भाई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हर जगह होते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं ग्राफ घटता बढ़ता अलग चीज है, लेकिन फिलहाल अभी अमेरिका में भी ये चीजें हैं। तो उन्होंने पेंटागन की लीक रिपोर्ट की बुनियाद पर यह रिपोर्ट छापी, यह बताया कि द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और द सेंटर्स ऑफ ईरान हैज नॉट कंप्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड, हैज नॉट बीन ऑब्लिटरेटेड, रादर इट इज डैमेज्ड लिटिल। अब इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनकी जो बौखलाहट थी या इनको हम जो कह लें, जो रिएक्शन था, चूंकि ही इज वेरी मीडिया फ्रेंडली, मीडिया में तुरंत आते हैं, बयान देते, इन्होंने बयान दिया और कहा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स ये जो है वो झूठी है। उन्होंने कहा कि सही रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इस बीच ईरान के हौसले थोड़े और बुलंद होते हैं, क्योंकि जब अमेरिका के बड़े बड़े अखबार ही इस B-2 बॉम्बर की कार्रवाई की और उसके जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है उस पर सवाल उठाने लगे, तो ईरान को हौसला मिल गया। ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई ने वहां पर जो है इस जंग के शुरुआत से लेकर और जंग के खात्मे तक इनका 2 बार वीडियो पैगाम आया था। और जंग के खात्मे के बाद, यानी सीज फायर के बाद, जो पहला इनका वीडियो पैगाम था, जो फर्स्ट वीडियो मैसेज टू द नेशन था आयतुल्लाह अली खामनेई का, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा अपने ईरानी कौम से खिताब करते हुए कि ईरानी कौम को फतह मुबारक। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने जवाब दिया। हमने पहले ही कहा था कि जिस मुल्क ने, यानी इस्राइल ने, जिस मुल्क ने हम पर पहले हमला किया है, हम उसे सबक सिखाएंगे, हम उस पर जवाबी हमला करेंगे। हमने ऐसा किया और हमने यह भी कहा था
आयतुल्लाह खामनी ने कहा कि हमने यह भी कहा था कि जो कोई भी मुल्क इसराइल की तरफ से हमसे लड़ाई करेगा, उसकी तरफ से हम पर हमला करेगा, हम उसे भी निशाना बनाएंगे। तो अल अदैद जो एयरबेस है कतर में, अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है, उस मिड ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस कतर में ही है। अल अदैद एयरबेस अमेरिका का एयरबेस है, वहां पे अमेरिकी साजो सामान, फौजी अड्डा है वो, अमेरिकी फाइटर जेट्स, अमेरिकी फौज काफी बड़ी तादाद में। तो उस पर ईरान ने हमला कर दिया। जाहिर एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़े साहस की बात थी। अब यह हमला छोटा था, बड़ा था, दिन में था, रात में था, नुकसान हुआ नहीं हुआ एक अलग चीज है, लेकिन हमला किया, मिसाइल दागे, इसको एडमिट किया गया। अमेरिका ने भी एडमिट किया कि यस ऐसा हुआ है। उसके बाद जब मैं आपको बता रहा था कि सीज फायर के बाद, चूंकि सीज फायर से पहले ये दाग चुके थे मिसाइल, तो सीज फायर आयतुल्लाह अली खामनी ने क्या कहा कि अपनी कौम को कहा कि फतेह मुबारक। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने जवाब दिया। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो गासिब हुकूमत है, जो गासिब मुल्क है, गासिब किसे कहते हैं? गासिब का मतलब होता है कब्जा जमा लेना, जिसने जबरदस्ती किसी इलाके पर कब्जा जमा लिया हो, गसब कर लिया हो। तो गासिब मुल्क यानी इसराइल, गासिब मुल्क को हमने एहसास दिला दिया है कि तुमने जो जुर्म किया था उसकी सजा तुम्हें मिली है। और वो ऐसा क्यों कह पा रहे थे? इसलिए कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, हमने भी आपको दिखाई हैं, किस तरह से इसराइल का जो दारुल हुकूमत इसराइल की तेल अवीव, तकरीबन 30% तेल अवीव तबाह हो गया। ऊंची ऊंची इमारतें, फलकबोस इमारतें ढह गई, ईरानी मिसाइली हमलों में ढह गई। और उसके सेंटर्स, जो रिसर्च सेंटर्स थे, विज़मैन इंस्टीट्यूट, मोसाद का हेडक्वार्टर, साइंसी तहकीकी मराकज, एक और हमले में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें, एक और हमले में एक बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन उसके बारे में कहना क्या था इसराइल का कि हॉस्पिटल पर ईरान ने हमला कर दिया है और मरीजों को नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा क्या था कि दरअसल वो हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि उस हॉस्पिटल के नीचे इसराइल ने वहां फौजी अड्डा बना रखा था, इसलिए उसको निशाना बनाया गया। अब ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इसराइल ने यह कहा कि हम फिर से हमला कर सकते हैं अगर ईरान ने न्यूक्लियर जो अपना प्रोग्राम है दोबारा शुरू किया। अब आप सोचिए, जब वो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो चुका हो तो क्या इतनी जल्दी दोबारा शुरू हो सकता है? अगर नहीं तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू के ऐसे कहने का मकसद क्या है? क्या कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो इसराइल चाहता था, जो अमेरिका चाहता था, उस पर वो कामयाब नहीं हो पाया? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से हमला करेंगे, हम फिर से न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाएंगे। क्यों कह रहे हैं आप? सवाल तो यह है कि आपने खुद ही कहा कि हमने ओबलिटरेट कर दिया है नतांज, इस्फहान और फर्दो, तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बीच ईरान ने दिखाया कि उसके अंदर साहस कितना है, कितनी हिम्मत है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे दूसरे मुल्क हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, जिनको शायद इस बात का एहसास है कि ईरान के पास कुछ है। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया, चाइना, आपने देखा भी, हमने आपको दिखाया कि इनकी इन मुल्कों से अब ईरान के फेवर में स्टेटमेंट्स आने लगे और अमेरिका को इस बात का एहसास कराया जाने लगा कि यह जंग लंबी नहीं चलनी चाहिए, इससे पूरा खित्ता डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जब आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह कहा कि फतेह मुबारक हो, तो भला अमेरिका इस पर खामोश कैसे रह सकता था? अमेरिका के जवाब आया है, और जवाब ये आया कि अभी वो अपनी जीत को बताने के लिए पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि सऊदी अरब के आसपास 2 और नए बेसेस अमेरिका बनाने की प्लानिंग कर रहा है, अपनी फौजी अड्डे। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि इसराइल जो है, चूंकि जंगबंदी हो चुकी है, तो जो घरेलू प्रेशर है बेंजामिन नेतन्याहू पर, प्रेशर इतना बढ़ गया है, चूंकि जो अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जो हमास ने जो यरगमाली बना लिए थे, हॉस्टेजेस बना लिए थे, वो अभी भी तकरीबन 30 हॉस्टेज अभी भी इसराइल उन्हें छुड़ा नहीं सका है, जबकि लगभग 20 महीने की उसने वॉर लड़ ली, 20 में तो उसने हमला किया है हमास पे, फिलिस्तीन में, गजा में। तो हमास से अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए इतना दबाव है बेंजामिन नेतन्याहू पर कि बेंजामिन नेतन्याहू अब समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें, वो फंस गए।
उन्हें हार मिली या जीत मिली, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है, इसराइली लोगों को, कि बेन्यामिन नेतन्याहू ने जबरदस्ती जंग की शुरुआत की। पहले जबकि बाकायदा जो इनका लेन देन हो रहा था, हॉस्टेजेस के बदले फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जा रहे थे, तो उसको पूरा किए बगैर इन्होंने जंग छिड़ दी। ये इनके ऊपर काफी दबाव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेन्यामिन नेतन्याहू शायद ये भी चाह रहे हैं कि कबल अज वक्त चुनाव करा लिए जाए, और ये जो जंग में इनको ईरान के साथ जो जंग हुई है, जो इनका दावा है कि हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, इसका कुछ फायदा उनको मिल जाए और फिर से इस ताबे काबिज हो जाए, इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन कई ऐसे माहिरीन हैं, रिपोर्ट्स जो हैं मुबस्सिरीन की, वो ये कहती हैं कि बेन्यामिन नेतन्याहू को जितनी उम्मीद थी ईरान के साथ जंग शुरू करने से उनको मकबूलियत मिलने की इस्राएली अवाम के बीच, वो नहीं मिल पाई है। बल्कि 55% से ज्यादा इस्राएली लोग इस बात को नकार रहे हैं कि उनको मकबूलियत मिली हो। वो बल्कि नाराज है, गुस्से में। वो कह रहे हैं कि क्यों ना हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया गया इस मौके का फायदा उठा करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसराइल ने ताजा हमला शुरू कर दिया है लेबनान पर, अभी हमला किया हाल ही में। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह जंग क्या खत्म हो गई है? आप जरा सोचिए, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमले भले रुक गए हैं, लेकिन चूंकि देखिए ईरान ने भी अपनी जो प्रॉक्सी है, कहीं ना कहीं हौसी ने फिर से एक बार हमला कर दिया। हौसी ने मिसाइल दागे, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर, जनूबी इसराइल पर। तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग कहीं ना कहीं थमी सिर्फ इसलिए है कि ताकि एक और बड़ी जंग की तैयारी कर सके। क्या ऐसा कर रहे हैं ये तमाम ममालिक? क्या इसराइल भी ऐसे ही सोच रहा है? क्या ईरान भी ऐसे ही सोच रहा है? क्या अमेरिका के ज़हन में खुद ऐसी बात है? हालांकि अमेरिका में खुद इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम दूसरे की जंग क्यों लड़ें, हम इसराइल के बिहाफ में, इसराइल के लिए जंग क्यों लड़ें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो मैगा का नारा दिया था, मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बजाय आप तो कुछ और रास्ते पर हैं।